नमस्कार, आदाब, मैं सुशील। द फील्ड के सुप्रीम कोर्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज के सुप्रीम कोर्ट सीरीज में हम बात करेंगे एक ऐसे उद्योगपति की जिसने स्कूल तक की पूरी पढ़ाई को नहीं पढ़ सका, लेकिन आज वो इतना शक्तिशाली हो गया कि सरकार तो सरकार, हमारी न्यायपालिका का जो सबसे बड़ा स्तंभ है सुप्रीम कोर्ट, उसमें लगातार घुसपैठ इस कदर करता चला गया और सुप्रीम कोर्ट के एक जज तो अडानी के फैसले तक लिखने लगे। उनके कलम से जो भी फैसले लिखे गए, वो सारे अडानी कंपनी या अडानी के अपने व्यापारिक हित के पक्ष में ही दिखे। उस जज का भी नाम बताएंगे आपको। इस जज ने अपने रिटायरमेंट से पहले एक ऐसा फैसला लिखा जिससे सीधे सीधे अडानी को 8,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। मतलब ये जो जज साहब है वो अडानी को 8,000 करोड़ रुपए का गिफ्ट तक दे गए। और वो जज आज की तारीख में राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अडानी से जुड़े जितने भी केस थे, सभी इन्हीं के टेबल पे जाते थे, इन्हीं इन्हीं के द्वारा सुनवाई होती थी। और आपको याद ही होगा कि उसके पहले 2018 के जनवरी में 4 जजों ने यही बात कहा था। एक ही जज को इतने महत्वपूर्ण केस क्यों दिए जा रहे हैं? हाई प्रोफाइल जितने भी केस जो आज के मौजूदा वक्त के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी छवि को भी बेदाग करने का जिम्मा जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा पे ही था। अपने लंबे करियर के दौरान जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने लगभग 1 लाख फैसले अपने कलम से लिखे और इसमें कई ऐसे फैसले हैं जो राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे देश को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसी में एक अडानी का भी जिक्र आता है। आपको इससे पहले बताएं कि सिर्फ जज ही नहीं, आपको याद होगा कि 24 नवंबर 2021 को श्रीलंका के बिजली विभाग को संभालने वाले जो चीफ थे फर्निंदो साहब, उन्होंने क्या कहा था? खुले तौर पे उन्होंने यह बताया था कि श्रीलंका की जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनको सम्मन किया, श्रीलंका के बिजली विभाग के को संभालने वाले फर्निंदो साहब को, और कहा कि हम पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा दबाव है, तो जो भी श्रीलंका में बिजली को लेके परियोजना चलाई जा रही है, वो सब अडानी को सौंप दिया जाए। यह बात 2021 के नवंबर महीने में उन्होंने सार्वजनिक तौर पे बोला था। तो कोई अडानी जो है वो उसको सिर्फ सत्ता ने ही नहीं बनाया। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ सत्ता ने उसको जगह जगह पहुंचाया और ईमानदारी का सर्टिफिकेट या बिजनेस बढ़ाने का सर्टिफिकेट सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आता था। और एक नहीं 7 आपको केस बताएंगे जिसमें जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा कैसे अडानी के लिए फैसले लिखते रहे। आपने अंतिम दिनों में भी जब रिटायर होने के महज 3 दिन पहले वो राजस्थान सरकार से 8,000 करोड़ रुपया दिलवा कर गए अडानी साहब को। तो एक एक केस को आप समझते जाइए। और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर रहा था, अरुण कुमार मिश्रा क्या फैसला कर रहे थे? अरुण कुमार मिश्रा कोई देश के लिए फैसला नहीं कर रहे थे कि अडानी की संपत्ति में अगर बढ़ोतरी होती है तो उससे देश का भला हो जाएगा, ऐसा कोई फैसला नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप को, अडानी को ही फायदा हुआ और इसमें सरकार ने तो अपने तौर पे सहयोग किया ही। आपको मैं बताऊं कि आज की तारीख में अडानी के खिलाफ इसी जनवरी के महीने में दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अडानी के खिलाफ आप क्रिमिनल केस लॉन्च कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, जांच कीजिए क्योंकि इन्होंने फ्रॉड किया है। 2020 में सीबीआई ने खुद एक क्रिमिनल केस अडानी के खिलाफ लॉन्च किया था। आज की तारीख में वो दोनों केस का आता पता क्या है और सीबीआई क्या कार्रवाई कर रही है वो हम लोग से छुपा नहीं है। आपके हमारे खिलाफ अगर कोई विपक्षी नेता के खिलाफ सीबीआई के पास आप कंप्लेन कर दीजिए तो 2 मिनट में छापे पड़ते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है 2 केस तो ताज़ा तरीन है कि दोनों केस पे सीबीआई ने हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं की।
तो अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अरुण कुमार मिश्रा कैसे फैसले लिख रहे थे उसको आप सुन लीजिए। पहला केस है, जो अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड जो है, वो राजस्थान की जो बिजली का वितरण जो करती है कंपनी, जो बिजली घरों तक पहुंचाती है, उसके खिलाफ अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है कि ये हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो किस चीज़ का भुगतान करना है? तो भुगतान इस बात का करना है क्योंकि हमने इनको महंगे कोयले सप्लाई किए हैं। हमने इनको संकट के वक्त बाहर से कोयला लाकर सप्लाई किया है राजस्थान की सरकार को, वहाँ के बिजली डिपार्टमेंट को, डिस्कॉम को, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसलिए हमें तो उस रेट पे चाहिए पैसा, नहीं तो ये हैंड ओवर कर दे हमको अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजली का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन चलाते हैं, ये हैंड ओवर कर दें। तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने क्या फैसला दिया अपने रिटायरमेंट से 3 दिन पहले? कहा कि राजस्थान में जो पावर सप्लाई और पावर जनरेट करती है, बिजली पैदा जो करती है, वो अडानी कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी, जिसकी भरपाई जयपुर, जोधपुर और अजमेर के बिजली उपभोक्ता करेंगे। तो क्या ये जस्टिस मिश्रा राजस्थान के लोगों के साथ इंसाफ कर रहे थे? या राजस्थान में जो बिजली कंपनी थी, बिजली पहले से जो बांट रही थी, वितरण कर रही थी, या बिजली पैदा कर रही थी, उसके साथ इंसाफ कर रहे थे? आपको जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के बारे में बताएं कि ये जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आए थे 2014 में, तभी जुलाई 2014 में इनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था और ये हमेशा विवादों से जुड़े रहे और कहा जाता है नरेंद्र मोदी के खास भी रहे। आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होता है, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, लेकिन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के लिए पार्लियामेंट में कानून बनाया गया कि कोई जरूरी नहीं है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही हो, रिटायर्ड जस्टिस को भी हम राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बना सकते हैं और उसके बाद इनकी नियुक्ति होती। तो इनका और सत्ता का भी साथ साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। अब इसकी अलग अलग वजह हो सकती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 29 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है अडानी गैस लिमिटेड, पहुंचती है जो अडानी की एक और कंपनी है। वो कहती है कि राजस्थान में जो नेचुरल जो गैस है, प्राकृतिक गैस वितरण जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है, वो हमें चाहिए और हम ही उसका वितरण करेंगे। राजस्थान की सरकार अडानी गैस लिमिटेड से नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट वापस ले लेती है। मतलब उसको कोई ऑब्जेक्शन होता है अडानी कंपनी से, गैस लिमिटेड कंपनी से, तो वो सर्टिफिकेट वापस ले लेती है। जब वापस लेती है और फिर अडानी सरकार को आवेदन देते हैं कि हमें गैस वितरण का काम दिया जाए, फिर अडानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ही है, वो राजस्थान सरकार के फैसले को पलट देते हैं और फिर प्राकृतिक गैस वितरण का काम जो है वो अडानी कंपनी को चला जाता है। अब उसके बाद तीसरा आप केस देखिए, 2 मई 2019 को, ये सारे 2019 में ही हो रहे हैं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और अब्दुल नजीर की बेंच बैठती है और मुंबई में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड वहाँ बिजली वितरण का काम करती है, घर घर तक पहुँचाने का काम करती है। अडानी कोर्ट में पहुँच के कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये भी काम हमें ही चाहिए और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा अडानी की इस दरखास्त को मान लेते हैं, आवेदन को मान लेते हैं और ये काम फिर अडानी पावर लिमिटेड को चला जाता है। उसके बाद अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई को यह काम मिल जाता है। उसके बाद टाटा फिर एक बार पहुंचता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, फिर अपने फैसले पे फिर से विचार कीजिए। 16 जुलाई 2019 को टाटा पावर जब विचार के लिए पुनर्विचार याचिका लगाती है, सुप्रीम कोर्ट एक ही सुनवाई में उस याचिका को टाटा पावर लिमिटेड की याचिका को खारिज कर देती है। 5वें केस में आप देखिए
कि 7 मई 2019 को जस्टिस अरुण मिश्रा फिर एक फैसला करते हैं, जिसमें राजस्थान सरकार के स्वामित्व में जो कंपनी चल रही है, जो बिजली उत्पादन करती है, उसको अडानी कोयला का सप्लाई करते हैं। फिर अडानी सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं कि हम जब कोयला का सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एक काम क्यों नहीं दिया जाता, हम ही बिजली का भी उत्पादन करेंगे। जस्टिस मिश्रा क्या कहते हैं? जस्टिस मिश्रा कहते हैं कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और अडानी समूह की जो कंपनी है, पारसा काटा कोलियरीज लिमिटेड के पक्ष में वो फैसला सुनाते हैं, और वो भी काम अडानी साहब को मिल जाता है। छठे फैसले आप सुन लीजिए। 2 जुलाई को अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बीच फिर से वही बात आती है जो राजस्थान में हुई थी। गुजरात में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजली वितरण का काम है, उस पे अडानी अपनी अपनी हिस्सेदारी बता रहे हैं, और नहीं तो कह रहे हैं कि हमें आप मुआवजा दे दीजिए, हमने आपको कोयला महंगे रेट पे लाके दिया है। वो भी एक घोटाला है, ये भी एक घोटाला है कि आप यहीं के कोयला को यहीं सप्लाई कर दीजिए और फिर कह दीजिए कि हम इंडोनेशिया से आपको कोयला ला कर दे रहे हैं, आप हमको उस रेट पे पेमेंट कीजिए, भुगतान कीजिए। जस्टिस मिश्रा आप देखिए, इसमें भी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को डांटते हैं, और यह काम भी अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड को ही चला जाता है। और ये कब हो रहा है? ये 2019 में गर्मियों की छुट्टी होती है। यह मुकदमा किसी और जज के सामने लिस्ट किया जाता है, उसकी पूरी सुनवाई भी नहीं होती। अचानक 23 मई 2019 को जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा वैकेशन बेंच छुट्टियों में जो अवकाश होता है, गर्मी की छुट्टी होती है, उसमें वो बैठते हैं, अचानक उनके सामने ये फाइल आ जाती है, और इसकी सुनवाई करते हुए वो सीधे सीधे अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुना देते हैं। और उस पे सवाल जो किया जाता है, वरिष्ठ वकील जो दुष्यंत दवे हैं, वो कहते हैं कि इन दोनों मामलों को बिना किसी औचित्य और हड़बड़ी और अनुचित तरीके से सूचीबद्ध किया गया था, हाथ में लिया गया था, और उसकी सुनवाई भी कर दी गई। मतलब इनके सामने लिस्ट नहीं किया गया था, सूचीबद्ध नहीं किया गया था, लेकिन इन्होंने जबरन उस फाइल को मंगा के उसकी सुनवाई कर दी, और चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे वो चुपचाप देख रहे थे। उस वक्त की आपको याद ही होगा कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जो अभी राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से सांसद मनोनीत किए गए हैं, वो चुपचाप देख रहे थे। और इस तरह हमारे अडानी साहब बड़े होते जा रहे थे, जो आज तिरंगा ओढ़कर कह रहे हैं कि ये भारत पे हमला है। एडवोकेट प्रशांत दवे ने कहा कि जिस तरीके से किसी को पता ही नहीं हुआ कि ये गर्मी की छुट्टियों में कैसे इनके पास सूचीबद्ध कर दिया गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में यह केस शामिल हो गया, यह किसी को नहीं पता है। और उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक हित और सार्वजनिक राजस्व को गंभीर नुकसान पहुंचाने के अलावा इसने सुप्रीम कोर्ट की छवि को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़े कॉरपोरेट घराने के नियमित मामलों को, अक्सर क्या होता है कि जब कोर्ट में छुट्टी होती है, खासकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो एक वैकेशन बेंच होता है जो छुट्टियों में भी सुनता रहता है, और उसमें वही मामले सुने जाते हैं जो रेगुलर मामले नहीं होते, अर्जेंट होते हैं। जबकि यह रेगुलर था, ये रूटीन केस था, मतलब वैकेशन के बाद, अवकाश के बाद इसको सुना जाना था। लेकिन अब उसी अवकाश में, उसी छुट्टियों के दिन में इसे अर्जेंट के तौर पे, मतलब जरूरी केस मानते हुए इसकी सुनवाई कर दी गई। उनका वही कहना है कि कॉरपोरेट घराने के नियमित मामलों को गर्मियों छुट्टियों के दौरान जिस शीघ्रता से उठाया गया, यह परेशान करने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है, जो हमें इंसाफ का वादा करती है, वो सिर्फ ढकोसला है। अगर सारे केसेज अडानी के साथ ही आ रहे थे, जब वो संविधान सम्मत ही थे, तो दूसरे जजों को क्यों नहीं ये फाइल दी जा रही थी?
अब 7वां केस का आप जिक्र समझ लीजिए। 7वें केस को आप देखिए, 22 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्रा की ही बेंच में एक और सुनवाई होती है। वो भारत सरकार का ही एक निकाय है, पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन। उसके खिलाफ कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड, जो अडानी की कंपनी है, वो भी जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा अडानी के पक्ष में ही फैसला सुनाते हैं। जो अडानी की कंपनी है, कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड, और फिर वो उसका भी अधिग्रहण हो जाता है, उस पे भी अडानी का अधिकार हो जाता है। उसके बाद दूसरे केसों को देखिए तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बात कर रहे थे। 2019 में अडानी कंपनी को जितने भी हवाई अड्डा है, उसमें 6 हवाई अड्डे देने का फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, और उसमें केरला की तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा अडानी समूह को पट्टे पे दे दिया जाता है। केरला की हाई कोर्ट जो है वो अडानी के हक में फैसला देती है। फिर केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, और जस्टिस यू ललित, तो चीफ जस्टिस इस चंद्रचूड़ साहब के पहले, अभी के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, उनके पहले वही यू ललित चीफ जस्टिस होते हैं। अक्टूबर 2022 की बात कर रहे हैं। उसमें क्या फैसला देते हैं? उसमें कहते हैं केरला सरकार को कि आप जो तर्क दे रहे हैं उसको मानने योग्य नहीं है, क्योंकि यह कंपनी जो है 2021 से ही हवाई अड्डा संभाल रही है, तो अब पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। कोई सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल पूछ सकता है कि सालों सालों से कोई घर में रहता है, उसको एक झटके में आप एक ऑर्डर निकाल के रोड पे उठाकर फेंक देते हो, जेसीबी से उसके मकान को धराशायी कर देते हो। उस वक्त ये क्यों नहीं नजर आता कि उसमें सालों से लोग रह रहे हैं? कंपनी के लिए तो आप 2 मिनट में कह देते हैं कि ये कंपनी 2021 से काम कर रही है, इसलिए अब पीछे जाना मुश्किल है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मामले हैं जब हमारे और आपके अधिकार की बात होती है। यही जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ में एक ऐसा फैसला दिया जिसके बाद 10 लाख आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हो गए। वो भी फैसला अडानी कंपनी के हक में हुआ। तब तो ये सवाल नहीं हुआ था। सबसे पहले जो केस का हम जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान की जो बिजली वितरण जो कॉरपोरेशन चलाती है, जो बिजली वितरण करती है, उसमें अडानी को जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा 8,000 करोड़ रुपया दिलवाते हैं मुआवजा के तौर पे। आपने महंगे कोयले सप्लाई किए, इसके एवज में बिजली जो वहाँ पे पैदा करने वाले और बिजली बांटने वाले हैं, वो आपको इतने पैसे देंगे, 8,000 करोड़ रुपया। हर हालत में अडानी कंपनी राजस्थान में बिजली वितरण और बिजली पैदा करने वाला जो संयंत्र है, थर्मल पावर से जो बिजली पैदा की जाती है, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए बहुत कोशिश में लगी रहती है, और अभी भी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को इसी साल जनवरी में एक खबर नहीं हुई, जो फैसला पहले हो गया था, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने पैसे इनको दिलवा दिए थे अडानी ग्रुप को 8,000 करोड़ रुपए। उसी फैसले को पलटने के लिए अडानी इसी महीने जनवरी में 6 जनवरी को पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं, और जजों को खबर ही नहीं है। और जजों के सामने जब ये फाइल आती है तो जज पूछते हैं लिस्ट कैसे हो गया, सूचीबद्ध कैसे हो गया? कम से कम खबर तो होनी चाहिए थी। जो वरिष्ठ वकील हैं दुष्यंत दवे, वो कहते हैं ये झकझोरने वाला फैसला है। इस लिस्टिंग के सवाल पे कि हमारे आपके केस तो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं होते, यहाँ जिला अदालत में हमारे आपके केस अगर सूचीबद्ध हो जाते हैं तो जज उपलब्ध नहीं होते, हाई कोर्ट में भी अगर सूचीबद्ध हो जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती। हम लोग का कितना भी अर्जेंट मैटर होता है, छुट्टियों में हाई कोर्ट में भी हमारे केस सूचीबद्ध नहीं होते हैं। आप चले जाइए किसी भी जिला अदालत में, किसी भी हाई कोर्ट में, वो सब एक ही बात का रोना रोते हैं कि हमारा केस का अभी डेट नहीं आया है। डेट आएगा तो 2 साल के बाद आएगा, 6 महीने के बाद आएगा,
लेकिन अडानी के केस की लिस्टिंग जज को भी नहीं पता है, कोर्ट चलाने वाले को भी नहीं पता है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब कहते ऑटोमेटिक लिस्टिंग होगी, कंप्यूटर के जरिए होगी। तो कंप्यूटर के जरिए जब लिस्टिंग होती है तो ये अडानी साहब का केस जो है वो कैसे लिस्ट हो गया अचानक? इन्हीं के जजों ने तो सवाल उठाया है कि कोर्ट को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, और अडानी का केस सूचीबद्ध हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने जैसे मुआवजा दिलवाया राजस्थान की जो बिजली पैदा करने वाली और संस्था है, उस फैसले को ही एक कानून मानते हुए अडानी हरियाणा से भी पैसे मांग रहे हैं कि हमें पैसा दो, हमने महंगे कोयले दिए। तमिलनाडु से भी पैसे मांग रहे हैं, वेस्ट बंगाल से भी पैसे मांग रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी पैसे मांग रहे हैं, झारखंड से भी पैसे मांग रहे हैं, तेलंगाना से भी पैसे मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी इन्होंने मांगा। पहले तो उत्तर प्रदेश ने कहा हम नहीं देंगे, लेकिन जब कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्रा ने जो डिसीजन दिया उसको आधार मानते हुए अब उत्तर प्रदेश से भी इन्होंने पैसे मांगे। उत्तर प्रदेश इस बात के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया कि हम आपको मुआवजा देंगे। आप समझिए कि महज एक स्टेट से, राजस्थान से 8,000 करोड़ की वसूली इस एवज में होती है कि कोयले का दाम महंगा है, और इसमें CBI ने केस भी दर्ज किया है कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। और इसमें सत्ता कैसे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सत्ता कैसे साथ खड़ी है वो भी आप समझ जाइए। खुद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया और बताया। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने बताया कि केंद्र सरकार का फरमान आया है कि आपको बिजली अगर पैदा करना है, आप अपने बिजली पैदा करना चाहते हैं या बिजली पैदा कर रहे हैं, तो आपको 10 साल में जितना आप कोयला लेते हैं उस कोयला में 10% वो कोयला लेना है जो अडानी समूह बाहर से मंगाता है, और उसका रेट 10 गुना होगा। झारखंड सरकार ने बताया कि हम लोग जो 1700 और 2000 के बीच पर टन कोयला लेते हैं, अडानी की कंपनी से कोयला लेने पे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से कम कोयला लेने पे उसकी कीमत 17,000 से 20,000 हो जाती है, मतलब 10 गुना ज़्यादा। अगर आप कोयला नहीं लेंगे तो केंद्र सरकार का ये भी फरमान है कि 10% आप कोयला नहीं लेते हैं तो अगले साल आपको 15% कोयला लेना पड़ेगा, और वो कोयला आपको लेना ही है। एक अलग प्रकार का ये धंधा है जिसमें सरकार इनको साथ देती है, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट देती है ईमानदारी का, और फिर ये धंधा चल पड़ता है। ऐसे ही हिडेनबर्ग जो रिसर्च रिपोर्ट है वो ये नहीं कह रहा है कि अडानी ग्रुप जो है वो एक अपने आप में मैनिपुलेट करता है सारी चीज़ों को और उसको फिर फायदे के तौर पर दिखाता है। आज की तारीख में अडानी जो है वो जगह जगह क्या बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत पे हमला है, भारत की न्यायपालिका के पे हमला है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वही न्यायपालिका तो आपको यहाँ तक पहुँचाई। अगर हमारे यहाँ सख्त न्यायपालिका होती तो आज अडानी भी गिरफ्त में होते। आपको याद होगा 2014 से पहले कितने लोग जेल गए थे इसी कोलगेट में। आज की तारीख में कोई क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खामोश है। सुप्रीम कोर्ट में बेधड़क अडानी की घुसपैठ जारी है, और सुप्रीम कोर्ट में यह भी तय है कि अडानी का केस कौन सुनेगा। आपको दूसरी चीज मैं बताऊं, जितने भी भारत के पावर मिनिस्टर हैं जिनके पास बिजली डिपार्टमेंट है, अमूमन आप पाएंगे कि ये सब अडानी पावर के शेयर इनके पास है। इनके घर वाले अडानी पावर के शेयर खरीद कर रखते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके घरों में बिजली जो है वो सस्ती मिलेगी।
जैसे उत्तर प्रदेश में जो नगर विकास मंत्री हैं और बिजली मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा, उनका आप एफिडेविट पढ़ लीजिए जो चुनाव आयोग को देते हैं। उसमें उन्होंने बताया है, एफिडेविट में जो जानकारी दी है कि 7,74,000 के आसपास पैसा उन्होंने निवेश किया है अडानी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए, और अडानी के अलग अलग शेयर उन्होंने खरीदे हैं। वो आप जाइएगा वेबसाइट पे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सारा उपलब्ध है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सारा सूचना उपलब्ध है, बहुत ही प्रमाणिक तौर पे उपलब्ध है। इसमें कोई चैनल, मैं अगर बोल रहा हूँ तो हम वहीं से इकट्ठा करके आप लोगों को बता रहे हैं। दिक्कत है कि हम लोग उस समाज से आते हैं जो समाज सोया हुआ है, वो समाज जागने को तैयार नहीं है। और ये कोयला घोटाला भी आप समझ लीजिए कि क्या है, पहले सरकार क्राइसिस पैदा करेगी, हमारे यहाँ जो कोयला निकाला जाता है उसको रोकेगी, फिर संकट कोयले का आएगा। जहाँ जहाँ बिजली कोयले से पैदा होती है, थर्मल पावर से पैदा होता है, वहाँ वहाँ कोयले का संकट आएगा। मजबूरी में आप अडानी कंपनी से कोयला खरीदेंगे, और अडानी जो कोयला ला कर देगा वो कहेगा हम विदेशों से आपको ला के दे रहे हैं। मतलब आपका ही कोयला आपको ही दे रहा है, लेकिन वो विदेशों से आ रहा है और उसकी कीमत उसी रूप में वसूली जाती है। तभी तो हम लोग सिर्फ बोलते रहते हैं कि बिजली महंगी होती जा रही है। तो बिजली महंगी होती नहीं जा रही, बिजली को महंगी की जा रही है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो बिजली विभाग का मंत्री है वो अडानी का शेयर अपने घर में रखे और फिर वो अडानी का धंधा नहीं बढ़ाए। उस धंधा नहीं बढ़ाएगा तो उसने तो खुद अडानी का शेयर रख रखा है, तो शेयर फिर तो उस शेयर का क्या होगा। अडानी का धंधा बढ़ेगा तो अडानी के शेयर के रेट भी बढ़ेंगे। जब शेयर के रेट भी बढ़ेंगे तो जो मंत्री के पास अडानी का शेयर है उसका भी वैल्यू ऊपर जाएगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चूँकि आप सुप्रीम कोर्ट में भी या जजों को आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में लगभग सुप्रीम कोर्ट में लगभग 27-28 जज हैं। उसमें आप सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे देख लीजिए कि कोई अपनी संपत्ति का जानकारी नहीं देता है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज बहुत कम जज हैं जो अपने संपत्ति की जानकारी देते हैं। और जो जानकारी पड़ी भी है ना, वो जानकारी बहुत पहले की पड़ी है। सबसे तो ये मांगते रहते हैं कि तुम एफिडेविट दो कि तुम्हारे पास क्या प्रॉपर्टी है। इनकम टैक्स का केस सुनते हैं और अपनी जानकारी कहीं ये वेबसाइट पे नहीं देती कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है। आपको तय मानिए कि अगर ये अपना एफिडेविट देने लगे तो पता चला यह भी अडानी और रिलायंस के शेयर खरीद कर अपने घर में रखे हुए होंगे। तो आपको उम्मीद लगता है कि आप जब अडानी के खिलाफ कोई जाइएगा पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो आपकी सुनवाई होगी। आप खुद अनुमान लगा लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है, अडानी ने खुद को अडानी नहीं बनाया है। हमने, हमारे सिस्टम ने, हमारी सत्ता ने, हमारी न्यायपालिका ने इस अडानी को इतना बड़ा बना दिया कि आज अडानी अपने प्रेस विज्ञप्ति में, अखबारों में क्या छाप रहे हैं, मेरे ऊपर यह हमला नहीं है, यह भारत के ऊपर हमला है। और जब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी इतना बड़ा मैनिपुलेट कैसे किया, जिन्होंने LIC का स्कीम खरीद रखा है, उनके अगर पैसे डूबते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? ये कोर्ट नहीं जिम्मेदार होगी जिसने इतना बड़ा अडानी को बनाया। फिर क्या होगा? फिर तो अडानी तो कभी दिवालिया अपने आप को साबित नहीं करेंगे। LIC को बोलना पड़ेगा कि मैं दिवालिया हो गया, और फिर LIC जब दिवालिया हो जाएगी तो पूरी LIC को ही अडानी खरीद लेंगे और फिर एक और धंधा अडानी के हाथ में आ जाएगा, जीवन बीमा योजना। तो ये धंधा किस रूप में बढ़ा है, अडानी कैसे बड़े हुए हैं, इसमें सिर्फ अडानी ही एक जिम्मेदार नहीं, अडानी को बनाने वाली जो सत्ता है, जो न्यायपालिका है, वो सब एक साथ जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है, सबके साथ एक साथ गिरे हैं और दोषी तो हम लोग भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।